विज्ञान की मानव द्वारा प्रकृति को समझने, उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को सुव्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। विज्ञान की शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन का विकास जैसा हम इसे समझते हैं बहुत पुराना नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया, बल्कि दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा है। पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता था, उनका मानना था कि हर वस्तु सोने चांदी जैसी धातुओं में बदली जा सकती है। दूसरा, अमरत्व को प्राप्त करना। एक ऐसा पेय बनाना चाहते थे जिसे पीने से बूढ़े जवान हो जाएं और एक बार पी लें तो अमर हो जाएं। वहीं दूसरा, ऐसे द्रव की खोज जिसमें सभी पदार्थ घुल जाएं। प्राग ऐतिहासिक मानव ने धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं की चीजों को आविष्कार किया था। उससे अपने बचाव के लिए पत्थर के औजार और हथियार बनाए, सींग, हड्डी, चमड़े का उपयोग भी करने लगा। लेकिन धातुओं की जानकारी में बहुत समय लग गया। सोना संभवतः पहली ऐसी धातु थी जिसका उपयोग मानव ने सबसे पहले किया था। चीन सभ्यताओं के इतिहास से पता चलता है कि मिस्र नदी की रेत को धो छानकर सोने के कणों के रूप में प्राप्त किया जाता था। जब प्रस्तर काल के स्वर्ण आभूषणों के विभिन्न अवशेष उस समय के मानव की कार्यकुशलता की दक्षता के प्रमाण थे। ईसा के 14 शताब्दी पूर्व के मिस्री फराह तूतेन खान की कब्र से शुद्ध सोने के बने अनमोल आभूषण प्राप्त हुए। फरा के सोने के ताबूत का वजन 110 केजी था। मिस्र और मेसोपोटामिया के प्राचीन अवशेषों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उनमें तांबे की वस्तुएं भी शामिल है। ये धातुएं 3500 वर्ष पहले तांबे से बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि सोने के बाद तांबा दूसरी धातु थी जो मानव ने उपयोग की। मिस्र की खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिले जो रहस्यमयी रहे हैं। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व कांस्य युग की शुरुआत हुई, जिसमें तांबे की अपेक्षा कांसे से बनी मूर्तियां, धातु, गहने, हथियार, औजार आदि बनाने के काम आती थी। प्राचीन सुमेरियन की सभ्यता के लोग सीसे चांदी की वस्तुएं प्राप्त करते और उन्हें एक दूसरे से अलग करते। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों की खुदाई से चांदी के आभूषण व बर्तन मिले हैं, जिनमें नर्तकी नामक कांसे की मूर्ति का भी उल्लेख किया जाता है। लोहा मनुष्य के हाथ बहुत देर से लगा। शुरू में आकाश से गिरने वाले उल्का पिंडों से लोहा प्राप्त किया गया। मिस्र में लोहा 3000 ईसा पूर्व से लोह गलाने की भट्टियां काम कर रही थीं। भारत में लोहे का उपयोग 900 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। दिल्ली की कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो सन 415 में बनाया गया, जिसमें 99.72% लोहा है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर और वजन 60 टन है, जिसमें आज तक जंग नहीं। मिस्रवासियों ने ईसा से 1700 से 1500 वर्ष पूर्व नीले रंग के लिए नील की खेती शुरू की। क्रीट में समुद्री मॉलस्क से बैंगनी रंग प्राप्त किया। उस जमाने में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था कपड़ों को रंगने के लिए। वह रंगे हुए धातु के यौगिक का रंग बंधक के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। उस जमाने में मिस्र की सुंदरियां एंटीमोनाइट को अपने चेहरे पर लगाती थी पाउडर के रूप में। वह काली नीली स्याही जो सूर्य के प्रकाश से उनकी रक्षा करती थी। रंगीन कांच और टाइलों के रंग आज भी उतने ही चमकदार हैं जितने कि वे उस समय रहे होंगे। इन्हें साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी। ये अपने शरीर पर बालों को साफ करते रहते थे। दाढ़ी के रूप में बालों के लिए बिग का इस्तेमाल किया करते थे। मिस्र में मिस्रवासियों और महिलाओं का पुरुष का समान अधिकार था, जैसे कि संपत्ति का, वसीयत का, बाहर जाकर नौकरी करना आदि। मिस्रवासी हर एक काम के लिए अलग देवता को मानते थे। अग्निदेव, सूर्यदेव, बिल्ली को भाग्य का प्रतीक माना जाता था। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु जीवन की शुरुआत है, जिस कारण से यह सौंदर्य सामग्री, कोलगेट, बेग, सोना, बर्तन, सीनेट, खेल आदि को शवों के साथ दफनाते थे। पिरामिड में लिनेन के कपड़े से लपेटकर
शवों को बंद कर देते थे और समय समय पर उन शवों की साफ सफाई किया करते थे। ये सामग्री रखने का तात्पर्य उनका ऐसा था कि ये आगे जन्म लेने के लिए आवश्यक सिद्ध होती हैं। यहाँ के राजाओं को फिरोज व रानी को फिरौन कहा जाता था। इनके मरने के बाद इनके नौकरों को भी सिर पर वार कर दफना दिया जाता था। परंतु आज भी प्रश्न वही है, आखिर ये पिरामिड कैसे बने? इस रहस्य का कोई भी मोड़ नहीं है। पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी का होना, जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अंदर पूरी तरीके से ठंडक प्रदान करता है। पिरामिड के अंदर की मम्मी, लिनेन, जिसे सिनक बोला जाता है, कि फैब्रिक के कारण पिरामिड खाली मिलते हैं। साथ ही फिर अनेकों वैज्ञानिकों की जानकारियों द्वारा ज्ञात होता है कि पिरामिड एलियन के द्वारा बनाए गए थे, जबकि यह सत्य नहीं है। यह कोई नहीं जानता कि पिरामिडों को विश्व के केंद्र पर कैसे स्थित करना हुआ। ऐसा महज एक कोइंसिडेंस या दुनिया की शुरुआत हो सकती है। कुछ उल्कापिंडों के 3 तारों से 3 पिरामिडों को एलियन द्वारा अलाइनमेंट के रूप में देखा गया है, जो कि रात में एक क्रम में होते हैं। जबकि मिस्रवासियों की कार्यकुशलता व कला का निपुण ज्ञान होने के कारण इन पिरामिडों का विकास हुआ है। मजदूरों द्वारा एक लकड़ी की गाड़ी पर बड़े आकार के पत्थरों को कारीगरों द्वारा रेत को भिगोकर खींचने की प्रक्रिया से पूर्ण है। मिट्टी के सांचों में बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण वह स्वयं ही करते थे। उन्हें पिरामिड में लगाते। पिरामिड में 23 लाख ब्लॉक्स हैं, जो कि लाइमस्टोन से बने हैं ऐसा प्रतीत होता है, परंतु लाइमस्टोन नहीं है। 2700 से 7,000 केजी का एक ब्लॉक होता था। पिरामिड की अविश्वसनीय आकृति ने रहस्यों का पिटारा बना दिया है। रसायन का विकास मुख्यतः 1300 से 1600 ईसा पूर्व। कीमिया फारसी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ सोना, एल्केमी स्पेनिश रूपांतरण औषध रसायन के रूप में हुआ। कीमिया नगरी, जो कि एक प्राचीन दर्शन या व्यवसाय था जो अल्कली धातुओं को सोने में बदलने का प्रयत्न करता। उर्दू भाषा में आज भी रसायन को कीमिया कहा जाता है। जावीद इब्न हय्यान के प्रयोग के आधार पर रसायन की नींव रखी, जिसके कारण उन्हें रसायन का जनक कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में रसायन शब्द को अरेबिक अल्कीमिया ने अनेकों एक्सपेरिमेंटों को पदार्थ एवं द्रव, प्लास्टिक, रेयन, कृत्रिम रबर, पेट्रोल, इंसुलिन और पेनिसिलिन जैसी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज मुस्लिम वैज्ञानिकों ने दी है। इन्होंने 20 प्रकार के एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी में उपकरण रखे, जिनमें से रिटार्ड पहले नंबर पर तथा दूसरे पर रासायनिक पदार्थ जिनमें HCl, HNO3 और तीसरे पर 9 प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन, शुद्धिकरण, क्रिस्टलीकरण आदि को रखा गया था और ठीक इसी प्रकार रसायन का विकास शुरू। भारत में मस्की 1000 से 900 BCE तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला 1000 से 200 BCE में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुईं। कांच और गिलेस को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BCE में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। उत्तर भारत के काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सका और यह अब भी एक रासायनिक रहस्य है। इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है। चरक संहिता में पुरातन काल के उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तांबे, टिन और जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट एवं शीशे तथा लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। अथर्ववेद 1000 BCE जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में रंजकों का वर्णन है, जिनमें हल्दी, मदे, सूरजमुखी, हरताल, करमीज और लाख शामिल हैं। भारत में इस अवधारणा का आगमन की द्रव्य अविभाज्य कणों से बना होता है। BCE की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की
तरह हुआ। 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाण्विक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी। उसके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह है जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। यह अनादि, अनंत, अविभाज्य, गोलाकार, अति गुणग्राही तथा मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण दिया गया है। आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे तथा आधुनिक रसायन का विकास होने